डियर स्टूडेंट्स, आज अपन क्लास 11th के फिज़िक्स के लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, पहले मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जस्ट अपन थोड़ी देर बात कर लेते हैं। अभी आपने लेटेस्ट 10th के एग्ज़ाम दिए हैं, अब आपने माइंड सेट कर लिया है कि भाई हमें 11th के अंदर साइंस लेनी है। तो उससे पहले मैं 2-3 बातें बता देता हूँ आप लोगों को कि भाई अब 11th ले रहे हो तो आपके माइंड में जो भी कन्फ्यूज़न चल रहे हैं और आगे का क्या फ्यूचर होगा आपका, आगे क्या आपको मतलब माइंड में लेकर के चलना है जब आप साइंस लेते हो तो उन सब के बारे में अपन बात करने वाले हैं। देखो बच्चों, पहले तो यही मैं बात कहूँगा कि एक बार जैसे आपने अब डिसाइड कर लिया है कि भाई हमें साइंस लेनी है, तो मेरी ये सजेशन है कि आप अगर इस डिसीज़न पे पहुँचे हो कि साइंस लेनी है तो फिर उसके बाद इस डिसीज़न को चेंज नहीं करना है। अगर एक बार आपने पूरा पक्का माइंड सेट कर लिया है कि भाई मुझे साइंस रखनी है, अब साइंस में वो आप पे डिपेंड करता है आप बायोलॉजी स्ट्रीम में जाओ या फिर मैथ्स के अंदर। लेकिन जब आपने एक फिक्स पर्टिकुलर डिसीजन ले लिया है तब आपको उसी डिसीजन पे उसी गोल पे काम करना है। अब उसी गोल पे आप जब काम करोगे तो आपको उसी फील्ड के अंदर पूरा कंप्लीटली इन्वॉल्व हो जाना है। हालांकि देखो अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, जैसे अपन अभी लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं तो मुझे थोड़ा पढ़ाना भी है आप लोगों को साइंस के बारे में। अब स्पेशली फिज़िक्स के बारे में मैं बात करूँगा, तो मुझे फिज़िक्स के बारे में क्या स्कोप्स है और क्या आगे का क्या 11th-12th के अंदर जब आपकी फ़िज़िक्स रहेगी, मैं जैसे 11th-12th में आपको फ़िज़िक्स पढ़ाऊँगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस करेंगे, इन सब के बारे में हमें बात करनी है। पर हम एक लेक्चर के अंदर ही आज सारी बात नहीं कर पाएंगे, है ना। तो कुछ थोड़ी देर के लिए अपन एक थोड़ा सा आपस में कम्युनिकेशन कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे अपन आगे लेक्चर्स आएंगे आपके, उनमें मैं और भी आपको धीरे धीरे गाइड करता रहूँगा इसके बारे में, और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो अपन लाइव क्लास के थ्रू जो है उनको सॉल्व आउट करेंगे। तो बच्चों देखो, मैं एक पहले से ये बात क्लियर कर लेता हूँ कि जब आप साइंस में जा रहे हो तो आपको बनना क्या है, आपका आगे का एम क्या है। भाई जैसे अगर कोई बायोलॉजी ले रहा है तो उसके दिमाग में एक पर्पज़ होगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे मेडिकल लाइन के अंदर जाना है ना। और जैसे कोई मैथ्स ले रहा है तो भाई मुझे इंजीनियर बनना है, या मैथ्स से रिलेटेड और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, वो आपको आगे टाइम टू टाइम बता दिए जाएंगे कि भाई इसमें क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके बारे में मैं आज यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो वो सारा अगर आपने एक फिक्स डिसाइड कर लिया है कि भाई मुझे ये बनना है, तो मेरा ये मानना है कि देखो जब कोई रेस स्टार्ट होती है, जैसे अगर कोई मैच स्टार्ट होता है, कोई भी गेम स्टार्ट होता है, तो उसमें क्या होता है कि एक्चुअली उसकी जो विनिंग जो परसेंटेज है कि हमारा लास्ट रिजल्ट क्या रहेगा, वो मेरे हिसाब से फर्स्ट डे से डिसाइड हो जाता है ना। फर्स्ट डे से ही अगर कोई बहुत लेज़ी चल रहा है, बहुत इजी गोइंग है कि भाई मैंने साइंस तो ले ली है, ये तो फैक्ट है। देखो साइंस में मेहनत करनी पड़ेगी, लेबर तो वैसे कोई भी फील्ड में चले जाओ, आपको मेहनत किए बिना तो पॉसिबल ही नहीं है रिजल्ट आना। तो अगर आप साइंस ले रहे हो तो नो डाउट बाकी सब्जेक्ट, बाकी जो दूसरे स्ट्रीम्स हैं उनके कंपेरेटिवली थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। बेनिफिट ये है साइंस के साथ कि साइंस में हमें याद कुछ नहीं करना पड़ता, सब कुछ चीज़ें समझनी पड़ती हैं, और समझी हुई चीज़ों को हमारा माइंड बहुत ईजिली एक्सेप्ट कर लेता है ना, बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। अब देखो अगर मैं यूँ बात करूँ आपको, जैसे अभी मैं सब ये बताने वाला हूँ, जैसे मैं ये बात करूँ अभी तक 10th के अंदर जैसे आप क्या करता है कि भाई 10th के अंदर तो आप इजीली जो है सारे सब्जेक्ट पढ़ते थे और याद करने पे ज़्यादा फोकस होता था, क्योंकि एक्चुअली आपका 10th तक आपका ये एम पर्टिकुलर उसी एम पे आप काम नहीं कर रहे थे कि भाई मुझे ये बनना है, बस मुझे 10th पढ़नी है, मुझे परसेंटेज लाने, उस पे काम कर रहे थे। लेकिन अब आपको परसेंटेज पे ही डिपेंड नहीं रहना है। मैं वही बात बता रहा था आपको कि सब कुछ है ना फर्स्ट डे से ही डिसाइड होगा कि आपका लास्ट रिजल्ट क्या रहेगा, वो फर्स्ट डे पे डिपेंड करेगा। अगर कोई फर्स्ट डे से लूज़ हो गया तो आप मान के चलो वो आगे भी लूज़ ही रहेगा, फिर उस बैटल में उस रेस में पीछे रह जाएगा वो। और आप खुद समझते हो कि जैसे एक रेस स्टार्ट हो रही है और जब कोई रेस में बहुत पीछे होता है और फिर अब उसको कहा जाए कि भाई तू विनिंग लाइन पे पहुंच, तो उसको गैप मेंटेन करने में अपनी एनर्जी बहुत खर्च हो जाती है। क्यों खर्च हो रही है वो एनर्जी? क्योंकि उसने बिना बेफालतू की अपनी एनर्जी स्टार्टिंग के अंदर वेस्ट कर दी। जो उस समय वो कैपेसिटी यूज़ कर सकता था आगे निकलने के लिए, वो उसने ख़राब कर ली। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप 11th और 12th के अंदर जब भी आप ये साइंस लेकर के चलते हो साथ में, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप फर्स्ट डे से ही डेडिकेशन दिखाना शुरू कर लें, फर्स्ट डे से ही अपने एम पे काम करना शुरू कर लें कि मुझे अगर कंपटीशन में जाना है, मुझे अब मैं कंपटीशन देने हैं। बच्चों आप 12th के अंदर 100% बना दोगे तो भी उसका कोई मतलब नहीं है, आपको आगे कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा। तो उस कंपटीशन में हमें खड़े रहने के लिए, उस कंपटीशन के लेवल तक पहुँचना, हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि देखो आपको फर्स्ट डे से ही डेडिकेट होना चाहिए। अब डेडिकेशन देखो, एक तो चीज़ होगी डेडिकेशन, मेरे पास डेडिकेशन है, विल पावर है, मुझे बस मैंने सोच लिया कि मुझे ये करना है, ये पहला काम हो गया हमारी तरफ से। दूसरा काम क्या होता है,
अब दूसरा काम होता है प्लानिंग की। एक तो मैंने अपने इंटरनली अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि भाई मुझे इस पे काम करना है, मतलब करूँगा। दूसरा काम होता है प्लानिंग। तो बच्चों प्लानिंग कहाँ से आएगी, ये कैसे आएगी? देखो ये चीज़ें आप माइंड में रख दो, ये मैं बात नहीं कर पाऊँगा, ठीक है ना। एक आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए भाई, कमिटमेंट होना चाहिए खुद के साथ, है ना। अगर आपने खुद के साथ कोई कमिटमेंट कर लिया है कि मुझे इस टारगेट को पूरा करना है, मुझे अचीव करना है इस चीज़ को, तो मुझे अचीव करना ही करना है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। अगर ये सोचूं मैं, ये सेम वही उस कछुए खरगोश वाली रेस वाली बात है कि खरगोश अगर कहे, रैबिट ये कहे कि नहीं मैं तो विन हूँ, मेरे में इतनी कैपेसिटी है, मैं तो जीत जाऊँगा और मैं आराम से आलस कर रहा हूँ, तो हमसे जो बहुत पीछे हैं वो भी आगे निकल जाएंगे और फिर बाद में आप पछताओगे, बाद में कहोगे अरे यार उसके तो मेरे से कम परसेंटेज रहते थे, वो तो हमेशा मेरे से पीछे रहता था, फिर भी आज आगे है वो। क्यों आगे? क्योंकि उसने स्लो और स्टडी रह करके, स्टडी रहना है, यानी कॉन्स्टेंटली अपन को मेहनत करनी है, एफर्ट करना है, लगातार, बीच में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करना है, अपने एम को बिल्कुल भी लूज़ नहीं होने देना है, ठीक है। विल पावर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। जब आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे ये करना है, तो अब हमारे प्लान को पेपर पे लाने का टाइम है। तो दूसरा जो काम होता है ना प्लानिंग का, बच्चों प्लानिंग जो है वो सब कुछ मेन होती है। अब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे आज अब मेरे को इतना काम मिल गया है कि ये मुझे चैप्टर्स रेडी करने हैं या ये टॉपिक रेडी करने हैं, है ना। तो मैं उस पर कैसे वर्कआउट कैसे करूँ? तो मुझे पेपर पे लिख लेना चाहिए, मुझे आज इतने घंटे इन चीज़ों को पढ़ना है, इतने घंटे इनको पढ़ना है, ठीक है ना। फिर भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, अपने आप को टाइम में कभी बाउंड मत करो आप। ये नहीं कि मैंने 1 घंटे ये चीज़ पढ़ ली तो बस अब 1 घंटे से ज़्यादा मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं। मेरा ये मानना है प्लानिंग से, मेरा ये मतलब ये है कि अपने आप को टाइम में मत बाउंड करो आप अपने आप को क्वांटिटी में बाउंड करो। यानी कहने का मतलब मुझे ये टॉपिक पूरा फिनिश करके उठना है, मुझे टाइम नहीं देखना है, मुझे इस टॉपिक को, मेरे को आज ये टॉपिक का टारगेट मिला है तो मैं इसको कंप्लीट करके उठूंगा। और बच्चों अब टॉपिक वैसे नहीं करने हैं फर्जीवाड़े में, फॉर्मेलिटी से कि मैंने इस चीज़ को याद कर लिया ओनली फॉर और मेरा काम हो गया, नहीं। हमें उस चीज़ को पूरा उसका निचोड़ निकालना है, हमें उस टॉपिक को अच्छे से कमांड बनानी है। ये खाली फिजिक्स के लिए बात नहीं हो रही है, ये सारे सब्जेक्ट के लिए बात हो रही है। तो जैसे आपने अगर डिसाइड कर लिया है कि भाई मुझे ये पूरा रेडी करना है, तो उसको पूरा अच्छे तरीके से रेडी करना है। फिर उससे रिलेटेड जितने भी उसके सराउंडिंग में क्वेश्चंस बन रहे हैं, उस टॉपिक के रिगार्ड में जितनी भी सारी एक्स्ट्रा बातें हैं उनको आपको कंप्लीट करना है। तो कहने का मतलब आपकी प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए, बिना प्लानिंग के बैटल्स विन नहीं होते हैं, है ना। तो एक तो आपकी बहुत शानदार प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आपकी प्लानिंग होगी तो आप नो डाउट आप उसमें पीछे नहीं रहोगे बच्चों। अब प्लान कर लिया आपने, पेपर प्लान कर लिया, मैंने डिसाइड कर लिया आज के डे का मेरा ये टारगेट है, मुझे ये करने हैं, मुझे 20 न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के करने हैं डेली, तो करने हैं, मुझे 20 न्यूमेरिकल्स केमिस्ट्री के करने हैं, मतलब करने हैं, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, मैं रात को नहीं सोऊंगा, मुझे कैसे भी करने हैं। तो अब आपने ये प्लानिंग तो कर ली, और इस प्लानिंग में भी मेरी ये सजेशन है आप लोगों को कि आप प्लानिंग के अंदर जो स्टार्टिंग का जो मॉर्निंग शेड्यूल होता है उसको ज़्यादा यूटिलाइज करें, यानी जल्दी करने में बिलीव करें, टाइमली। ऐसा नहीं कि मैं रात को करके ही सोऊंगा, नहीं, अभी कर लेता हूँ ना, जल्दी सो जाऊँगा रात को, क्या प्रॉब्लम। तो बच्चों प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। अब जैसे ही प्लानिंग हो जाती है आपकी, तो फिर उस पर आपको उस पर वर्क करना है, अब उस पर काम करना है भाई, वर्क करना है। और ये वर्क जैसे ही आपका स्टार्ट हो जाएगा, आप मानो कि आप अब रिजल्ट की तरफ बढ़ने वाले हो। और फिर आप उसको याद करो, काम करो, प्लानिंग करने के बाद उसको याद करो, लर्न करो, कॉपी में लिख करके बार बार उसको रिवाइज करो, चीज़ों को रटो मत। जब आपने पूरा परफेक्ट कर लिया, कभी जज जाए अपने आप को एक्सप्लेन कर लो खुद, सुबह उठ करके रिवाइज करो उस चीज़ को, जल्दी रिवाइज करो, ठीक है ना। वर्क करना है प्लस रिविज़न करना है। रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन के बिना आप पीछे रह जाओगे, ये ध्यान रखना। एक बार आपने मान लो ये सब कुछ कर लिया और मेहनत भी कर ली, उसको याद भी कर लिया, और फिर आपने उसको छोड़ दिया 2 हफ्तों के लिए कि भाई मैं तो बाद में पढ़ लूँगा ना, तब वो चीज़ साफ़ हो जाएगी, ये सारे तीनों स्टेप्स ख़त्म। तो बच्चों रिवीजन भी बहुत मस्ट है, रिवीजन करना है आपको। ये एक सिंपल सा एक सर्वे है, एक ऐसा माना जाता है कि कोई भी चीज़ को अगर आप एक बार पढ़ते हो तो आपको वो 2-3 दिन बाद वो दिमाग से हट जाती है, और अगर आप उसी चीज़ को 2 बार पढ़ लेते हो, बहुत लिमिटेड टाइम के अंदर आप उसको 2 बार याद कर लेते हो आप उसको, तो आप 1 वीक तक वो चीज़ याद रह जाती है आपको। 1 वीक 7 डेज इंक्रीज़ हो जाते हैं। और बच्चों अगर उसी चीज़ को आप 3 बार पढ़ लेते हो तो 1 मंथ तक वो आपको याद रहती है। तो आप देख लो रिवीजन की कितनी इंपॉर्टेंस है। और ये आपको मैं बता देता हूँ कि सबसे फर्स्ट टाइम जब हम उस चीज़ को याद करते हैं, रेडी करते हैं, तभी हमें जोर आता है, मेहनत लगती है। रिवीजन में कभी भी हमें मेहनत नहीं लगती है, क्योंकि रिवीजन में ऑलरेडी हमारे माइंड को ये पता होता है कि मैंने ये चीज़ पहले से की हुई है। जब आप एक्चुअली जैसे आप मान लो कोई कार ड्राइव सीख रहे हो या एक्टिवा सीख रहे हो,
तो बच्चों आप अगर गाड़ी सीख रहे हो, एक्टिवा सीख रहे हो और आपने पूरी सीख ली, अब चलानी आती है आपको, अब आपको कहते हैं कि भाई 2 महीने मत एक्टिवा चला, गाड़ी मत चला तो भी आप नहीं भूलोगे। आप जब उस एक्टिवा बैठोगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, मुझे तो ये आती है, मैंने चलाई हुई है पहले। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये पूरा काम कर लेते हो तो रिवीजन करने में हमें जोर नहीं आता है। बस रिवीजन हम क्यों नहीं करते हैं? आलस की वजह से, कि यार बहुत बोरिंग काम है। रिवीजन एक्चुअली बोरिंग काम होता है, तो हम इसकी वजह से पीछे रह जाते हैं। बच्चों रिवीजन होने के बाद एक लास्ट और फोर्थ चीज़ आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बिना ये तीनों ही मैं मानता हूँ कोई मतलब के नहीं है, वो है टेस्ट। आपको टेस्ट देने चाहिए, बार बार टेस्ट देने चाहिए। टेस्ट से क्या बेनिफिट है? टेस्ट से ऑटोमेटिकली रिवीजन हो जाता है। टेस्ट से हमें क्या हो जाता है, और वो चीज़ एग्ज़ाम में कैसे परफॉर्म करनी है, प्रैक्टिकली कैसे मैं उस चीज़ को मैं मेरे माइंड के अंदर से बाहर निकालूंगा, वो आपको टेस्ट से पता चलती है। और सबसे बड़ा बेनिफिट, टेस्ट से आपको पता चलता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, ट्रेंड क्या चल रहा है, ये आपको टेस्ट से पता चलता है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहूँगा, टेस्ट से आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होता है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, ये सब कर लेते हैं पर इससे हमेशा भागते हैं कि यार मेरे नंबर कम आ जाएंगे, मेरे 1 नंबर कट जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगा, दूसरों से को क्या मुंह दिखाऊंगा। और इसी वजह से वो जब इस चीज़ को इग्नोर करते हैं ना, तो मैं ये कह देता हूँ कि इस चीज़ को इग्नोर करने से उनकी इस पूरी मेहनत पे पानी फिर जाता है ना। अब बच्चों देखो, ये सारा मैंने प्रॉपर शेड्यूल बताया, आगे और लेक्चर्स में हम बात करेंगे, अभी इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अभी मैंने ये तरीका बताया आपको कैसे क्या पढ़ना है, फिजिक्स में क्या स्कोप है, साइंस में क्या स्कोप है, ये सारी चीज़ों पे मैं बात करूँगा। लास्ट में फाइनल में एक चीज़ और कहूँगा बच्चों कि देखो ये सारा मैंने प्लान और ये सब कुछ आपको बता दिया, फिर भी देखो आप लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। आप लोगों को मतलब डाइवर्ट नहीं करना है माइंड को। आप लोगों को अपने आप पे यूँ बिलीव रखना है कि नहीं मैं ये चीज़ कर लूँगा। अपने दिमाग में ये बात फिक्स रखना है कि मुझे आज से 2 साल बाद क्या बनना है। अगर वो आपके दिमाग में रहेगा ना, देखो ये 2 साल कभी भी 2 साल नहीं रहेंगे। ये टाइम निकलता है, बहुत फास्ट निकलता है। 2 साल है, फिर 24 मंथ्स है, तो 23 रह जाएंगे, 22 रह जाएंगे, 20 रह जाएंगे, और एक दिन ऐसा रह जाएगा 1 मंथ रहेगा, और शायद एक दिन ऐसा भी आ जाएगा अब 1 दिन रहेगा आपके गोल के, आपके एम के ऊपर, जब आप उस एम के पास पहुंचोगे। लेकिन अगर उसकी लेवल की तैयारी नहीं है तो बच्चों वो एम फिर उसको क्रॉस करके आगे बढ़ जाओगे आप, वो एम आपसे पीछे छूट जाएगा, आप अंधेरे में खो जाओगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि इन चीज़ों पे अभी से काम करना शुरू कर दें, वेल प्लानिंग कर लें, डिसाइड कर लें एम क्या है, क्या बनना है ना। अब मैं टाइम खराब नहीं करूँगा, अब अपन फिजिक्स पे आएंगे है ना, फिर अब और मैं धीरे धीरे हर लेक्चर्स के अंदर आपसे बात करूँगा इस बारे में। बच्चों अपन आज चैप्टर अब शुरू कर रहे हैं अपन लेक्चर। मैं ये आपको कहूँगा जैसे आपकी जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर चैप्टर नंबर 1 जो दिया हुआ है, उस चैप्टर के बारे में अपन बात नहीं कर रहे हैं जनरली, हालांकि उसको कभी किसी और लेक्चर में अपन कवर अप करेंगे। उस चैप्टर में है क्या, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कुछ साइंटिस्ट के बारे में इंट्रोडक्शन है, फिज़िक्स की, साइंस की कौन कौन सी ब्रांचेज होती है, फिर फिज़िक्स की कौन सी ब्रांचेज है, जनरली इंट्रोडक्शन है साइंस के बारे में है ना। तो इसमें अपन अभी टाइम ख़राब नहीं करना चाहिए मुझे लग रहा है। इसके बारे में अपन और आगे वैसे भी यूँ हर लेक्चर में बात करते रहेंगे, वैसे इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। आज अपन जो मेन चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, वहीं से फिजिक्स स्टार्ट भी वहीं से होती है, और अपन भी वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट है ना, और हमारे लिए यही चैप्टर फर्स्ट रहेगा। उस चैप्टर में कुछ काम की चीज़ें होगी, वो मैं वैसे ही आपको आगे अगले एक दो मतलब कुछ लेक्चर हो जाएगी इस चैप्टर के, फिर उसमें एक अलग से स्पेशल एक लेक्चर डाल के उसको मैं कवर अप करवा दूंगा है ना। वो तो आप खाली सुन लोगे तो भी हो जाएगा। अब मैं जब चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ तो आप भी कॉपी पेन लेकर के बैठें, नोट करें, नोट्स बनाने हैं आपको है ना। तो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट, बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन हो गया, अब क्लास शुरू कर रहे हैं अपन। यूनिट एंड मेजरमेंट। बच्चों देखो, आप कोई अगर स्टूडेंट ऐसा सोच रहा है कि मेरा तो 10th का बेस बहुत वीक है, मुझे ये चीज़ें नहीं आ रही होगी, मैं कैसे कवर अप करूँगा, तो आपको इस चैप्टर की हेडिंग पे जाना चाहिए, यूनिट एंड मेजरमेंट। यानी इस चैप्टर में आप अब फिजिक्स पढ़ रहे हैं अपन, तो देखो शुरुआत कहाँ से हो रही है, यूनिट से। यूनिट का मतलब ये है कि जैसे मतलब आपको देखो जीरो से फिजिक्स स्टार्ट करवाई जा रही है। मैं बिल्कुल भी आपको ये नहीं कहूँगा ये चीज़ आपने 10th में पढ़ी थी, ये चीज़ पहले पढ़ी हुई है, कुछ भी लेना देना नहीं है आपने 10th तक क्या पढ़ा। हमें तो बस मुझे तो चाहिए कि ये अब कैसा पढ़ रहे हो, क्योंकि पूरी जो फिजिक्स स्टार्ट हो रही है उसमें आपके 10th तक का बेस कुछ भी काम नहीं आएगा। देखो यूनिट क्या होता है, जो अपन जैसे पीछे वर्ड बोलते हैं कि जैसे डिस्टेंस है, तो आप डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हो, 2 मीटर करते हो ना, जैसे 2 मीटर डिस्टेंस है, 2 फीट डिस्टेंस है, अपन ऐसे कहते हैं 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। तो ये पीछे बोल रहे हैं ना सेंटीमीटर, मीटर, फुट, या कोई वजन है, मान लो कोई वेट उठा रहा हूँ मैं, कोई मास है, तो मैं कह रहा हूँ 2 kg है भाई इसका मास,
तो ये केजी, ये पीछे अपन जो बोल रहे हैं, अपन ओनली फॉर ऐसे नहीं बोलेंगे। किसी का वेट होगा तो क्या अपन ऐसे कहते हैं कि इसका वेट ओनली 2 है? नहीं। जैसे मैं मेरा वेट बताऊंगा, मेरा वेट भाई 70, तो मैं खाली 70 थोड़ी कहूँगा। 70 से तो अगले को कोई आइडिया नहीं लगेगा कि 70 क्या है भाई, ग्राम है, किलोग्राम है, पाउंड है, क्या है। तो ये जो किसी चीज़ को, किसी अमाउंट को स्पेसिफाइड करने के लिए कितना है उसका अमाउंट और किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो पीछे एक वर्ड आता है पीछे, उसको कहते हैं यूनिट। जैसे अभी घड़ी में क्या टाइम, जैसे भाई मैं कितनी देर से यहाँ खड़ा होऊंगा तो मैं कहूँगा मेरे को 20 हो गए। अब 20 क्या हो गए, तो आपको आइडिया लग रहा है कि 20, मेरे को 20 हो गए भाई, मेरे को यहाँ आए हुए 20 हो गए, तो इससे तो कोई आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं अपन। लेकिन मैं ये कहूँगा 20 मिनट्स हो गए मुझे आए हुए, तो आपको क्लियर पता चल रहा है इतनी ड्यूरेशन हुई। मैं कहूँगा 20 आवर्स हो गए मेरे को यहाँ आए हुए, तो 20 आवर्स आपको आइडिया लग रहा है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। 20 डेज और आइडिया लगा पा रहे हो आपके क्या कितना है टाइम। तो ये जो मैं पीछे जो उस क्वांटिटी को, खाली 20 इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, 20 के पीछे जो लग रहा है वर्ड, उससे उस 20 की वैल्यू बन रही है। तो ये जो पीछे वर्ड लगता है इसको कहते हैं यूनिट। और हम इस चैप्टर में यही बात करेंगे कि किसका यूनिट क्या है। ये चीज़ें, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, तो ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है, पर फिर भी देखो इस चैप्टर के अंदर अपन स्टार्टिंग यहाँ से कर रहे हैं, 0 से स्टार्टिंग कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो बच्चों आप हेडिंग लगा देना चैप्टर का नाम। इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है, या फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, इसको PQ कहेंगे शॉर्ट में अपन, PQ। क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? अ क्वांटिटी इज कॉल्ड अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। इतनी इजी तो डेफिनेशन है। क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? जिसको आप मेजर कर सकते हो, जो भी चीज़ आप मेजर कर सकते हो, कोई भी डायरेक्ट तरीके से मेजर करो, इनडायरेक्ट तरीके से ऊपर से नीचे कूद के मेजर करो, कैसे भी आप मेजर करो किसी चीज़ को, तो मेजर कर सकते हो। अगर उसको, किसी भी चीज़ को आप मेजर कर सकते हो, मेजरेबल थिंग, कोई भी चीज़ जो मेजरेबल है उसको अपन बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या क्या मेजर कर सकते हो आप, मुझे बताओ आप क्या मेजर कर सकते हो। जैसे भाई इस रूम में मैं खड़ा हूँ, मेरे को गर्मी लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ये गर्मी कितनी गर्मी है, कितना इस रूम के अंदर मेरे को हॉटनेस फील हो रही है, तो इसको मैं मेज़र कर सकता हूँ थर्मामीटर लगा करके। तो इसका मतलब टेम्परेचर जो है मेज़र कर सकते हैं भाई। तो टेम्परेचर मेजरेबल है, तो इसका मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी है टेम्परेचर, ठीक है। अभी बच्चों एक लाइन और लिखनी है मेरे को यार, ये एक सेकेंड और मैं ये एग्जाम्पल देने से पहले ये इतना सा कट करवाना पड़ेगा, सॉरी। दैट कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी लिख लिया। चलो एक नीचे एक लाइन और अटैच करनी पड़ेगी, है ना, ये भी आपको साथ में लिखनी। फिर अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, इन टर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अभी ये लास्ट, ये नीचे जो लाइन लिखी उसको तो अभी चलो बात करेंगे। मेन डेफिनेशन तो हो गई, नीचे मैंने एक लाइन और अटैच कर दी, आप भी अटैच कर लेना। अब उसको मैं नीचे वाली लाइन को तो बाद में समझूंगा, पहले अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं। जिस भी चीज़ को आप मेजर कर पाओगे उसको अपन कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैंने अभी बताया टेम्परेचर मेजर कर पा रहे हैं अपन, दैट मीन्स टेम्परेचर इज फिजिकल क्वांटिटी। भाई किसी को जैसे कोई मान लो कोई बहुत हैवी कोई पत्थर है, स्टोन है, उसको उठाओ, आप उठा करके उसका वजन मेज़र कर सकते हो। आप कोई हल्की चीज़ है तो आप उसको उठा करके उसका वजन मेज़र कर सकते हो। कोई बॉडी का कितना अमाउंट है तो उसको मेज़र कर सकते हो, इसको कहते हैं मास। तो मास भी मेजरेबल है, तो ऑब्वियसली ये फिजिकल क्वांटिटी हो गई, है ना। जैसे मैं और आपको एग्जांपल, जैसे मैंने किसी चीज़ को धक्का दिया तो मैं कितना तेज़ी से उसको ज़ोर से पुश कर सकता हूँ या पुल कर सकता हूँ, तो इसको कहते हैं फोर्स। तो उसको भी मैं मेज़र कर सकता हूँ, आराम से पता लग सकता है मुझे मैं कितना जोर लगा रहा हूँ, तो इसको भी मेज़र कर सकते हैं फोर्स। कोई दौड़ रहा है, उसकी वेलोसिटी मेज़र करनी है, स्पीड मेज़र करनी है, हाँ तो मैं कर सकता हूँ स्पीड कितना तेज़ दौड़ रही है, कोई ट्रेन कितनी स्पीड से चल रही है, कोई आदमी धीरे धीरे चल रहा है, कितना धीरे चल रहा है, आराम से मेज़र कर सकते हैं अपन। एरोप्लेन कितना, इवन हम तो साउंड को, मैं बोल रहा हूँ मेरी आवाज़ कितनी स्पीड तक पहुँच रही है, हमने लाइट की स्पीड भी पता कर ली। तो वेलोसिटी स्पीड हम आराम से मेज़र कर पा रहे हैं, हमारे पास है टेक्निक मेज़र करने की, वो कैसे है वो आगे पता चल जाएगा। तो ये भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी। और बच्चों गैस करो फिजिकल क्वांटिटीज़, जैसे टाइम, भाई पूरा दिन निकल गया, सुबह से शाम पढ़े हैं, कुछ नहीं किया मैंने, तो ये टाइम मैंने वेस्ट कर दिया, तो टाइम को भी मेज़र कर पा रहे हैं। वॉच में देख के आप पता लगा पा रहे हो कितना टाइम निकल गया।
तो टाइम भी मेजरेबल है, तो ये टाइम भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, एटसेट्रा बहुत सारी है। यही इस चैप्टर में यही रामायण पढ़ेंगे हम कि कौन सी क्या फिजिकल क्वांटिटी है, इवन उसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर किसको मेज़र नहीं कर सकते आप? जैसे आपको पता है, मैं बहुत यूँ हम्बल हूँ, काइंड, तो मेज़र कर सकते हो आप क्या काइंडनेस, मेरी कितनी काइंडनेस है। कोई आदमी बहुत ग्रेट है या कोई बहुत खड़ूस है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो गुस्सा मेज़र कर सकते हो क्या आप? इमोशंस मेज़र कर सकते हो क्या? नहीं मेज़र कर सकते किसी के इमोशंस। इसके इमोशंस का कि भाई आज मैंने इतना इमोशंस बता दिया, आज मैंने घर के बर्तन फेंक दिए ने, इतना ज़्यादा आज मैं तो इमोशनल हो गया, मैं तो कंट्रोल ही नहीं कर पाया। कल मेरा इमोशनल थोड़ा सा कम था, आज थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल है। हम नहीं मेज़र कर सकते। पर्टिकुलर अमाउंट बता सकते हो क्या? या कोई पर्सन, मैं कहता हूँ कि ये हेल्पफुल पर्सन है, आज तो उसने इतनी हेल्प की, कल उसने हेल्प की वैल्यू जो है डबल कर दी, ट्रिपल कर दी, ये मेज़र नहीं कर सकते हम। तो इमोशंस जो होते हैं, जिन चीज़ों को उनको मेज़र नहीं कर सकते अपन, तो वो फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं है ना। और देखो मैं एग्जांपल देता हूँ जो फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं है। जैसे कोई घर बना हुआ, मकान बना हुआ है, तो मकान है वो तो एक ऑब्जेक्ट है, उसको कोई मेज़र नहीं कर सकते। मकान ये बना हुआ है, पास में एक दूसरा मकान भी बना हुआ है, तो हाँ उस मकान की हाइट मेज़र कर सकते हो आप। हाइट तो वो डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस तो फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस है, लेंथ है, ये तो फिजिकल क्वांटिटीज़ है। मैं डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। एक जैसे बस है, तो बस है, अब उसको क्या मेज़र कर सकते हैं कि बस ऑब्जेक्ट है, वो तो एक ऑब्जेक्ट। हाँ ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस मेज़र कर सकते हो, हाइट मेज़र कर सकते हो, तो हाइट और डिस्टेंस तो फिजिकल क्वांटिटी है। बट खुद बस ही अपने आप में कि भाई ये एक बस है, इस बस की इतनी वैल्यू है, इस बस खुद इतनी वैल्यू लेके घूम रही है, तो वो अपन नहीं बता सकते। कोई घर है तो उस घर की इतनी वैल्यू का घर है, भाई वैल्यू का मतलब कोई अमाउंट से नहीं कह रहा हूँ मैं। तो इस ऑब्जेक्ट को अपन मेज़र नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट को, चीज़ों को मेज़र नहीं कर सकते, है ना। तो जैसे अब मैं बताऊँ अगर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है, तो जैसे ये बच्चों यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, है ना, नॉन फिजिकल। अब आप ये कंफ्यूज हो जाओगे सर घर को तो मैं मेज़र कर सकता हूँ। अरे आप घर की लेंथ हाइट वो मेज़र करते हो, पूरा मेज़र होके बनता है घर, लेकिन मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। लेंथ हाइट वो तो एक आ गई है फिजिकल क्वांटिटीज़ में। खुद पूरा घर एक ऐसे थोड़ी होता है कि ये घर जो है इस वैल्यू का है और ये घर इस वैल्यू का है, थोड़ी सी इस घर की वैल्यू ये कम हो गई, ऐसा नहीं। एक छोटा घर है उसमें भी बहुत सारे पैसे खर्च करके उसको बहुत अच्छा डेकोरेट करके बना सकते हैं, और एक बहुत बड़ा घर हो खाली झोपड़ी खड़ी कर दी आपने, तो झोपड़ी खड़ी कर दी तो अब वो क्या है, तो उसको मेजरेबल थोड़ी है वो। तो ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ में कोई भी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कोई हाउस आ गया, कोई बस आ गई, कोई ऑब्जेक्ट हो गए, इमोशंस हो गए, इमोशंस हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप मेज़र नहीं कर सकते हो। तो वो सारी जो चीज़ें हैं और भी मैं एग्जांपल देता रहूँगा, उन सबको अपन कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। अब बच्चों जो इनको मेज़र ही नहीं कर सकते, तो इनकी टर्म में फिजिक्स के कोई रूल भी नहीं बनते। अब आप कोई फिजिक्स का रूल अगर कोई बनाना चाहो तो कोई नहीं बना सकते आप। इनके टर्म में फिजिक्स का कोई लॉ जो है, लॉ एक्सप्रेस करना है। लॉ एक्सप्रेस करने का मतलब यह है कि जैसे मुझे फिजिक्स का कोई फार्मूला लिखना है, तो वो फार्मूले के अंदर इनका कोई यूज़ नहीं आएगा, इसलिए ये सारी कोई मतलब की नहीं है। हमने यहाँ बात कर ली, बट अब इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। जितने भी फिजिक्स के लॉज होते हैं, या यूँ कह दूँ मैं कोई फार्मूला, हर कोई फार्मूला जो लिखते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, ये एक फार्मूला है फिजिक्स का। इसको फार्मूला कह दो या फिर फिजिक्स का एक लॉ कह दो, एक ही बात है। ये लॉ भी अपने आप में है ना, तो ये फिजिक्स का लॉ है। अब इस लॉ में कौन कौन आ रहा है, एक स्पीड आ रहा है, एक डिस्टेंस आ रहा है, और टाइम आ रहा है। तो ये तीन चीज़ें आ रही है, तो ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो जितने भी फिजिक्स के लॉज एक्सप्रेस होते हैं वो सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ की टर्म में होते हैं। जैसे डिस्टेंस मेजर करनी है तो आप फीता लेके खड़े हो जाओ, मेजर कर लो डिस्टेंस। टाइम भी मेजर कर सकते हैं अपन वॉच लेकर के, और डिस्टेंस आ जाएगी, टाइम आ जाएगी, डिवाइड करके हम इनडायरेक्टली क्या निकाल देंगे, इनडायरेक्टली मेथड से क्या निकाल देंगे, स्पीड भी निकाल देंगे। तो ये सब मेजरेबल है, इसलिए इनको कहेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़। और फिजिक्स के जितने भी फॉर्मूले और लॉ लिखे जाते हैं, वो उनके अंदर जो भी क्वांटिटीज़ दिखेगी आपको, वो सारी क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटीज़ होगी। देखो बच्चों इतना सिंपल है, मैं एक बार वापस बता देता हूँ। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है, तो मेन कीवर्ड याद रखना, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ नॉट मेजरेबल, कैन नॉट बी मेजर्ड। क्लियर। सारे फिजिक्स के लॉज एक्सप्रेस होते हैं किनके टर्म में, फिजिकल क्वांटिटीज़ में। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ टू टाइप्स की होती है, एक होती है फंडामेंटल और एक होती है डेराइव्ड। तो बच्चों ये नोट डाउन कर लिया होगा मेरे हिसाब से, साथ साथ आपको लिखना भी है, इसको मैं रफ करता हूँ। अब अपन फिजिकल क्वांटिटीज़ के टाइप्स पढ़ते हैं, है ना।
अब बच्चों अपन टाइप्स पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के, है ना। लिखो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, तो 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और दूसरी होती है डेराइव्ड क्वांटिटीज़। तो पहले एक बार फर्स्ट की डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर सीधा सेकंड की डेफिनेशन। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में लिखना, दोज क्वांटिटीज़, दोज इंडिपेंडेंट, किसी और पे डिपेंड करती नहीं है, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट कैन नॉट बी डेराइव्ड, दैट, ये फुल स्टॉप नहीं है भाई, बोर्ड पे खड्डा है, खड्डा बना हुआ है, ध्यान रखना। दैट कैन नॉट बी डेराइव्ड, cannot be derived from other quantities are called fundamental physical quantities या fundamental quantities। देखो बच्चों, इतनी इजी डेफिनेशन लिखा रहा हूँ, खुद कोई किसी बुक की रटी रटाई डेफिनेशन नहीं, अपन मन से बनाई हुई डेफिनेशन है, ऐसी जो अपन को याद रहे, इतना इजी तरीके से अपन को लिखना है ना। तो बच्चों देखो, मैं ये कह रहा था क्या एग्जाम्पल है इसके, हालांकि टोटल 7 है, अभी मैं 2 लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद सीधा इन पे आएंगे अपन, अपनी फर्स्ट स्टार्टिंग इन्हीं से हो गया है ना। तो अभी मैं नाम लिख लेता हूँ। एक तो जैसे मास होता है, डिस्टेंस होती है, लेंथ होती है, टाइम होता है, और भी है, टेम्परेचर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब पे अपन बात करेंगे, है ना। टोटल 7 होती है। कितनी होती है ये? टोटल 7 होती है। अभी अपन इन पे बात करने वाले हैं। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको किसी और तरीके से नहीं निकाल सकते, किसी और से लेना देना नहीं है, ये तो आपको खुद डायरेक्ट खुद को ही मेज़र करनी पड़ेगी, उनको कहते हैं फंडामेंटल। ये किसी और से मिलके नहीं बन सकती। जैसे मुझे कोई लेंथ मेज़र करनी है, तो भाई लेंथ आपको दूसरे तरीके से नहीं निकाल सकते, आप तो फीता लेके खड़े ही होना पड़ेगा, लेंथ को डायरेक्ट ही मेज़र करना पड़ेगा कि भाई इस रूम की लेंथ बताओ कितनी है, तो आपको तो फीता लेके मापनी पड़ेगी। और दूसरा कोई इनडायरेक्ट तरीका नहीं है कि आपको आइडिया करके कोई दूसरी चीज़ निकालो और फिर लेंथ निकालो, नहीं, ये तो डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। क्लियर? तो ऐसी क्वांटिटीज़ जो दूसरों पे डिपेंड नहीं करती, खुद अपने आप में कैपेबल है, अपने खुद के ऊपर ही डिपेंड करती, किसी और से लेना देना नहीं है, उनको कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल, बाकी सब इनसे मिलके बनती है ना। फंडामेंटल से जो मिलके बनेगी उनको कहेंगे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो दूसरी कौन सी होती है भाई? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, है ना, ये एटसेट्रा है अभी। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, डेराइव्ड का मतलब है कि जो किससे निकलती है? फंडामेंटल से। इसकी डेफिनेशन लिखो, यहाँ लिख लेता हूँ, दोज क्वांटिटीज़ which depends upon fundamental quantities are called derived quantities. That means these are derived from fundamental, fundamental से निकलती है, इसलिए इनको कहते हैं derived quantities। तो बच्चों जैसे इसका एग्जाम्पल क्या दे सकता हूँ? इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल, अभी मैंने स्पीड का फॉर्मूला लिखा था, आपको याद होगा, स्पीड का फॉर्मूला लिखा था डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो स्पीड आप डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कोई आपके पास एपरेटस नहीं है जिससे लेके डायरेक्ट स्पीड निकाल सकते हो आप। एक्चुअली आपको डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, फिर टाइम निकालना पड़ेगा, फिर स्पीड आएगी। डिस्टेंस में टाइम का डिवाइड। अब आपको कि हमारी गाड़ी का स्पीडोमीटर है ना सर, वो डायरेक्ट बता देता है ना? नहीं, वो डायरेक्ट नहीं बताता है, उसमें व्हील घूमता है और उस व्हील जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कितने टाइम में वो व्हील डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसी हिसाब से अपना आप ऑटोमेटिकली स्पीडोमीटर स्पीड कैलकुलेट करता है ना, डायरेक्ट नहीं निकल सकती। तो स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है? डिस्टेंस पे और टाइम पे। और डिस्टेंस और टाइम कैसी क्वांटिटीज़ है भाई? डिस्टेंस और टाइम, टाइम डिस्टेंस का मतलब है लेंथ, ये सब कौन सी क्वांटिटीज़ है? फंडामेंटल। तो जो फंडामेंटल से बनता है उनको कहते हैं अपन डेराइव्ड। और इसके तो आप मतलब एग्जाम्पल गिनते ही रहो, बोले ख़त्म ही नहीं होंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे, आउट ऑफ लिमिट है। इसके तो टोटल 7 ही थे, इसके बहुत सारे हैं, इसलिए अपन बहुत सारे हैं तो फिर बहुत सारा टाइम चाहिए, बात करेंगे। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेता हूँ, जैसे डेंसिटी, स्पीड, फोर्स, एक्सेलरेशन, फोर्स एटसेट्रा। ठीक है, बहुत सारे हैं, तो सब पे बात करेंगे। तो बच्चों आज के लेक्चर, आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इंट्रोडक्शन था, तो मेरे हिसाब से आपको अच्छा लगा होगा, शायद किसी को टफ भी लगा हो, पर घबराना नहीं है। ये सारी जो चीज़ें मैंने कही ये सुन के याद कर सकते हो आप, खाली सुने, अच्छे से सुन लो ना तो भी काम खत्म हो गया। ठीक है ना।
अपन नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से बात करेंगे। अभी आज के लिए आपको क्या याद रखना है, फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिसको मेजर कर सकते हैं उन सबको क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। टाइप्स, 2 टाइप्स, फंडामेंटल, डेराइव्ड। फंडामेंटल जो नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी, और फंडामेंटल कितनी होती है, देयर दीज आर टोटल 7 क्वांटिटीज़। डेराइव्ड दैट मीन्स दीज आर डेराइव्ड या दीज डिपेंड ऑन दी फंडामेंटल क्वांटिटीज़। बस ये तो इतना तो पढ़ा हमने। तो बच्चों ये करें आप, नेक्स्ट अपन और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, आगे और आपको मोटिवेशन और बहुत सारी बातें पता चलेगी। थैंक यू।